नमस्कार, वेलकम टू टीच टेक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। और आज की इस क्लास में हम अवकलन जो NCERT का चैप्टर है, अवकलन ये बोल सकते हैं हम कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन की विधियाँ है ना, इस पर डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसका बेसिक भी समझ चुके थे और सातत्य क्या होता है और कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बिल्कुल सरल तरीके से हम सातत्य के क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं, ये बातें और पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इसके बाद में अवकलनीयता पढ़ा था कि अवकलनीयता क्या होती है। आज के इस क्लास में हम अवकलन की विधियाँ मतलब मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और काफ़ी सारी विधियाँ और काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये वाला। तो इन सारी मेथड को पढ़ने का फायदा क्या होगा कि इसके बाद के जितने भी चैप्टर है ना, सारे चैप्टर आपसे बनेंगे अगर इस चैप्टर को, विधियों वाले चैप्टर को अगर आपने प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से आप प्रॉपर वीडियो देखते गए, उसके नोट्स बनाते गए और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते गए, तो गारंटी बता रहा हूं मैं आपको कि इसके बाद के जितने भी चैप्टर आएंगे वो सारे चैप्टर आपके लिए बड़े बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसकी अलग अलग विधियां है, अलग अलग प्रकार के फलन है, तो किस प्रकार फलन के लिए किस प्रकार से अवकलन किया जाएगा, इन बातों को हम समझेंगे। कि जैसे कि चर घातांकी लघुगणकीय फलन आता है तो कैसे करेंगे, लघुगणकीय फिर अवकलन आता है तो कैसे करेंगे, प्राचलिक रूप, अगर कोई फलन प्राचलिक रूप में है तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, फिर द्वितीय कोटि के अवकलज, और फिर माध्यमान प्रमेय। वैसे देखा जाए तो सिलेबस से हट गई है लेकिन फिर भी करेंगे, हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे इसको ना, ये नॉलेज के लिए पढ़ेगी भैया माध्यमान प्रमेय क्या होती है। और फिर उसके बाद लास्ट में जबरदस्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये चैप्टर कोई सामान्य चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर आता है 44%। अगर आपका 100 नंबर का पेपर आ रहा तो 44 नंबर 44 का केवल और केवल कैलकुलस आता है। और कैलकुलस का जो आज की क्लास है या इसके बाद की जो क्लास होगी है ना, इन बातों को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो ये 44 नंबर है ना, 44 मार्क्स जो है ना वो आपके हाथ में होंगे। ठीक है ना, अतिशयोक्ति नहीं है, एक भी नंबर ना कटे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्रॉपर तरीके से वीडियो देखते चलिए, उसके नोट्स बनाइए, नोट्स के बाद प्रैक्टिस करिए, बस इतना सा काम करना है। यही काम काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करना है। अगर आप बोलेंगे कि पिक्चर की तरह हमने वीडियो देख लिया और अब तो हमसे बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स है और मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते ही है कि मेरा नाम महादेव ओप्ते है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। ऑफलाइन 21 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं और ऑनलाइन 11 साल हो चुके हैं टीच टेक क्लासेस को, है ना। यूट्यूब चैनल भी है और कई लाखों बच्चे टीच टेक के माध्यम से पूरे इंडिया में लाभान्वित हो चुके हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि आप भी इससे लाभान्वित होंगे, ये मेरा आपसे कमिटमेंट भी है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि टीच टेक की जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट, जीरो लेवल से पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करके और उससे भी आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल टाइम न गवाते हुए। और मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ क्या रहे, अवकलन। अवकलन, अच्छा ये अवकलन क्या होता है, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बातों को, कॉन्सेप्ट को अगर आपने प्रॉपर तरीके से, मैं आपको बता दूं कि अभी जो बात बताने वाला हूं मैं, कई बच्चे 12th पास हो जाते लेकिन वो बात, इस बात को, छोटी सी बात को जानते नहीं है। ठीक है ना। अवकलन क्या होता है, तो एक्चुअल जो अवकलन है ना, ये परिवर्तन की दर वाला मामला आता है। इसमें परिवर्तन की दर वाला मामला, कैसे परिवर्तन की दर, अभी आप, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर, उस एग्जाम्पल को प्रॉपर तरीके से समझना। मान लिया जाए कि मेरे पास सिलेंडर, और मेरे ख्याल से सिलेंडर मतलब सभी लोग जानते हैं ना कि सिलेंडर यानी कि बेलन, मेरे पास क्या है, बेलन है। ठीक है, एक बेलन है ये, और इस बेलन की खासियत क्या है, अरे बेलन की खासियत क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बेलन बेलन बेलन, हर क्लास में बेलन बेलन पढ़ते आ रहे हैं।
ठीक है ना। लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या क्या होता है भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल पर हम डिस्कशन करेंगे कि भैया हम ये जो सारी चीजें अवकलन वगैरह और ये सब पढ़ रहे हैं तो हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में हम कहीं पर उपयोग कर सकते हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने अवकलन का उपयोग न किया हो और रोज करते आ रहे हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो एक एग्जाम्पल से आप कई एग्जाम्पल में उसको कोरिलेट कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं और आप देखेंगे कि हमने भी इसका उपयोग किया। देखिए मुझे एक बात बताइए कि बेलन के अंदर क्या क्या है। तो आपको मालूम है कि भैया बेलन में क्या होती है, त्रिज्या होती है और रेडियस, यानी कि इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, इसकी एक ऊंचाई होती है, इसको एस से प्रदर्शित किया जाता है, हाइट। मतलब क्या क्या होता है, रेडियस होती है और हाइट होती है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है भैया। इसके अंदर जो हम मटेरियल डाल सकते हैं तो कितनी कैपेसिटी का मटेरियल होगा, ठीक है ना। तो ये चार चीजें यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास में जो सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर है, यही वाला सिलेंडर की मैं कॉपी कर लेता हूं इधर। ये सिलेंडर है मेरे पास। अगर मैं इसकी रेडियस को चेंज करूं, इसकी त्रिज्या को चेंज करूं, अच्छा त्रिज्या को चेंज करते जा रहा। अब मुझे एक बात बताइए कि मैंने अभी ऊंचाई को चेंज किया क्या, हाइट को चेंज किया क्या, नहीं, केवल मैं त्रिज्या को परिवर्तित कर रहा हूं। किसको परिवर्तित कर रहा हूं, त्रिज्या को। अच्छा, तो त्रिज्या क्या हो गई, चर हो गई कि नहीं हुई। चर मतलब वेरिएबल, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। मैंने हाइट को चेंज किया क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, अचर हो गया। अचर यानी कि कांस्टेंट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने त्रिज्या को परिवर्तित किया तो क्या इसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया क्या। अरे हाँ, बढ़ा ना भाई, पहले कम था और अब बड़ा हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया इसका। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पहले छोटा सा था, उसको बनाने के लिए कम मटेरियल लग रहा था, अब बड़ा सा हो गया तो मटेरियल ज़्यादा लग रहा। तो मतलब इसका ये भी क्या हो गया, चर हो गया। ये भी तो बड़ा ना, चर हो गया, जिसको वेरिएबल बोला जाता है। सही है ना, चर यानी कि वेरिएबल हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा, आयतन जो वॉल्यूम है वो बढ़ा क्या, हाँ बढ़ा ना, वो वॉल्यूम भी बढ़ा ना, वॉल्यूम भी बढ़ा है भाई। तो जैसे ही हमने इसकी रेडियस चेंज की तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ा। अब मैं क्या करता हूं, वही बात मान लिया जाए कि मेरे पास में ये सिलेंडर है, मैं इसकी हाइट को चेंज करता हूं। किसको, हाइट को। अच्छा, रेडियस बदल रही क्या, त्रिज्या बदल रही क्या इसकी, नहीं, त्रिज्या फिक्स है, निश्चित है भैया त्रिज्या। आप बोलेंगे कि सर अवकलन की विधियां पढ़ाते पढ़ाते ये क्या पढ़ाने लग गए। विधियां पढ़ेंगे हम, सारी एक एक चीज पढ़ेंगे, पूरा जीरो लेवल से पढ़ेंगे। अरे भैया पढ़ क्यों रही, ये तो बातें मालूम होना चाहिए, और ये बातें अगर मालूम है तो सारी चीजें आसान लगेगी हमें। तो इसकी मैंने जब हाइट बढ़ाई तो हाइट बढ़ाने पर क्या हुआ था, क्यों, हाइट बढ़ाने पर क्या कलाकारी हो गई थी इसमें। हाइट जैसे बढ़ाई हमने तो जो चर है ना वो ये बन गया, एच बन गया चर, और अचर जो है ना वो आर बन गया, हाँ या ना। अरे मैंने अभी जो दूसरा काम किया था, उस काम में क्या हुआ ये बताओ मुझे। उस काम में ये हुआ कि भाई पहले मैंने रेडियस को चेंज किया था, और बाद में क्या काम किया, बाद में मैंने हाइट को चेंज किया। जब हाइट को चेंज किया तो जो आर है ना वो आर क्या बन गया, अचर बन गया, कांस्टेंट बन गया, फिक्स हो गया। लेकिन एच ऊंचाई बन गई। और जब मैंने, मुझे एक बात बताओ कि जब मैंने
किसको बदला? ऊंचाई को। तब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ क्या? हाँ हुआ ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ। अरे ऊंचाई जब बड़ी हो जाएगी तो पृष्ठीय ज़्यादा टीन लगेगी, आपको ज़्यादा मटेरियल लगेगा। अच्छा, इसके आयतन में परिवर्तन हुआ क्या? आयतन में परिवर्तन हुआ। अगर मान लिया जाए पहले ये डब्बा 5 लीटर का था और ऊंचाई बढ़ा दी मैंने, रेडियस उतनी रखी, हाइट बढ़ा दी तो 25 लीटर का हो गया ये, तो आयतन भी बढ़ा इसका। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डिफरेंशिएशन करते करते ये सारी बातें कहाँ से आ गई, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर इन बातों को अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो डिफरेंशिएशन की ओरिजिनल मीनिंग आपको समझ में आएगी। देखना, एक्चुअल जो राशियां होती है ना दुनिया में, जो राशियां होती है ना वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो अचर होती है भैया, अचर होगी, या दूसरी क्या होगी? चर होगी। राशियों को क्वांटिटी बोला जाता है इंग्लिश में ना, क्वांटिटी। इंग्लिश में भी लिखते जाता हूँ ताकि आप फेमिलियर रहो, क्योंकि बड़ी क्लास है और इसके बाद में तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है ना, तो इसलिए ये फेमिलियर होते हुए आप चलेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। अचर मतलब कांस्टेंट को बोला जाता है, कांस्टेंट। और चर का मतलब वेरिएबल हो गया, वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमने 5th क्लास 6th क्लास में पढ़ ली थी कि भैया कोई परिवर्तन न हो। जैसे मेरे सामने टेबल है, आज भी इतना ही बड़ा है, कल भी इतना ही बड़ा, 10 साल बाद भी इतना ही बड़ा रहेगा, तो ये अचर है, फिक्स है, निश्चित है, पंखा है, जैसा का वैसा ही है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब अचर है। और चर, चर के बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में। जैसे मान लिया जाए डेली लाइफ में देखा जाए कि अभी तापमान, टेम्परेचर अगर देखा जाए तो अभी 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 घंटे बाद देखोगे तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और 1 घंटे बाद देखेंगे तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अच्छा, मतलब समय बदल रहा तो तापमान भी बदलते जा रहा है ना, हर समय में तापमान अलग अलग है, तापमान ऐसा कोई एक निश्चित नहीं है, यानी कि ये चर है। हाँ ठीक है, यहाँ तक हमें बात मालूम है। लेकिन इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वैच्छिक अचर, स्वैच्छिक अचर, और दूसरा होता है निरपेक्ष अचर, निरपेक्ष अचर। इसको बोला जाता है स्वैच्छिक अचर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सब नोट्स बनाते हुए चलना भैया। मैं आपको फिर बता दूं कि नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में प्रैक्टिस करते हुए चलना। और ये हो जाता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट। ठीक है, और चर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर, परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो नई नई बातें बता रहे हैं आप, हैं? हमने तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं था कि ये सब होता है ऐसा। हमें तो केवल इतना मालूम था कि भैया चर होते, राशियाँ होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो चर हो सकती है या तो अचर हो सकती है। जो परिवर्तनशील है उसको चर बोला जाता है, और जो निश्चित है उसको अचर बोला जाता है, जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर ये चारों चीज़ें क्या है भाई ये, और इसकी कहीं पर जरूरत है क्या? हाँ, डिफ्रेंशिएशन इसके बिना बनेगा ही नहीं। हम कर क्या रहे, यही बातें हमें यहाँ पर नहीं मालूम। तो बड़ा सिंपल सा मामला है। मैं एक एग्जांपल पहले ये दोनों चीज़ों को देख लेता हूँ। अगर मान लिया जाए मेरे पास में ax² प्लस bx प्लस सी और इजिकल टू 0 है। मुझे एक बात बताइए, ये पढ़ा ना हमने, ये क्या होता है? क्यों क्या होता है ये बताओ? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ सर जाना पहचाना सा तो लग रहा है, लेकिन है क्या मामला भाई? है क्या मामला ये?
जाना पहचाना सा लग रहा, लेकिन है क्या मामला? तो आप बोलोगे कि ये तो वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है ही ना, वर्ग समीकरण का व्यापक रूप है। और हम यहां पर जब वर्ग समीकरण पढ़ते थे तब हम ये भी बोलते थे कि भैया यहां पर ए बी और सी जो है ना वो अचर है। क्या है? अचर है। और हम ये भी बोलते थे कि जो एक्स है ना यहां पर वो क्या है? चर है। ऐसा है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब ये अचर है, ए बी सी अचर है ना, तो फिर इसके मान तो कभी परिवर्तित नहीं होना चाहिए, जबकि परिवर्तित होते हैं। जैसे ए का मान मैंने 2 रख दिया 2x², बी का मान +5 रख दिया और प्लस इसका नाम मान सी 11 रख दिया = 0। जब ये अचर थे तो आपने फिर ए की जगह 2, बी की जगह 5 और सी की जगह 11 क्यों रखा? और ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने। तो एक्चुअल ये अचर तो है लेकिन स्वैच्छिक अचर है। क्या है? स्वैच्छिक अचर है। स्वैच्छिक अचर मतलब हमने अचर के जगह उसको यूज किया है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका व्यापक रूप होता है, उसमें हम क्या करते हैं? स्वैच्छिक अचर का उपयोग करते हैं। मतलब उसका मान जो आएगा वो क्या आएगा? एक अचर के रूप में आएगा, लेकिन उस अचर के जगह हम इसका यूज करते हैं। जैसे जैसे ए बी सी का मान बदलते जाएंगे, नए नए क्वेश्चन बनते जाएंगे, इसके अलग अलग मूल ज्ञात होते जाएंगे। ये 10th क्लास में हमने बातें पढ़ी है। लेकिन निरपेक्ष अचर क्या होता है? तो देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी जो व्यापक रूप में यूज किया है वो स्वैच्छिक अचर है। और यहां पर जो ये क्वेश्चन बन गया 2, 5, 11, ये क्या हो गया? निरपेक्ष अचर हो गया। निरपेक्ष अचर मतलब भैया इसको आप फर्स्ट क्लास में जब आपने एडमिशन लिया था इसको 2 पढ़ते थे, आज भी 2 ही पढ़ रहे हैं और आज से 100 साल बाद भी इसको 2 ही पढ़ेंगे। इसका मान कभी परिवर्तित नहीं होगा, फिक्स हो, निश्चित हो। तो वो क्या है? निरपेक्ष अचर है। चलिए ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये जो नीचे वाले सर्कल है निरपेक्ष अचर है और ये वाले क्या है? स्वैच्छिक अचर है। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं हम, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जान है, डिफरेंशिएशन की जान है, जो अवकलन जो पढ़ना चाह रहे हैं उसकी जान है स्वतंत्र चर, परतंत्र चर। y बराबर इसे, मुझे एक बात बताइए, जो मैंने अभी यहां पर सिलेंडर बनाया था ना सिलेंडर, हाँ इसी से समझ लेना आप। जो सिलेंडर बनाया था उस सिलेंडर में क्या समझ में आया आपको? कि भाई एक सिलेंडर बनाया था हमने और उस सिलेंडर में क्या समझ में आया था? तो उसमें एक बात ये समझ में आई थी कि मैं रेडियस को चेंज कर रहा हूं। किसको चेंज कर रहा हूं? त्रिज्या को चेंज कर रहा हूं। इसकी जो त्रिज्या है इसको बदल रहा हूं मैं। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा। काय में परिवर्तन हो रहा? पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा और आयतन में भी परिवर्तन हो रहा। मैंने आयतन को टच किया क्या? नहीं, मैं तो त्रिज्या को बदल रहा हूं, रेडियस को बदल रहा हूं। तो कुल मिला के मैं केवल त्रिज्या को बदल रहा हूं। किसको बदल रहा हूं? त्रिज्या को, रेडियस को। तो रेडियस को जब बदलूंगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में भी परिवर्तन हो रहा, जबकि इसको तो डिस्टर्ब ही नहीं किया मैंने। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो किस पर निर्भर है? इसकी त्रिज्या पर। तो ये क्या होगा? स्वतंत्र चर होगा। कौन सा होगा? स्वतंत्र चर होगा। और ये तो बेचारे ऑटोमेटिक परिवर्तित हो रहा है, ये क्या हो गया? परतंत्र चर हो गया। तो क्या स्वतंत्र चर और परतंत्र चर वाली बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल है। एक ऐसे डेली लाइफ का और एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान लिया जाए कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और मोटरसाइकिल का आपने क्या किया? एक्सीलेटर बढ़ाया। क्या कर रहे हैं आप? एक्सीलेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा? जो स्पीड है वो परतंत्र हुई किसके सापेक्ष? उस एक्सीलेटर के सापेक्ष। जैसे जैसे आप इस एक्सीलेटर चेंज करोगे उसकी स्पीड में परिवर्तन होगा और वही तो परतंत्र चर हो जाएगा। जो स्पीड है परतंत्र चर हो जाएगा और जो एक्सीलेटर को आप कम ज्यादा कर रहे हो क्या होगा? स्वतंत्र चर हो जाएगा। तो ये दोनों बातों को आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लीजिए। ये वाली जो ऊपर वाली स्थिति कब है?
जब ऊंचाई में परिवर्तन किया जाए, जब ऊंचाई में परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन उस स्थिति में ये वाला होगा। और जब किस में परिवर्तन किया था हमने, इसकी त्रिज्या में परिवर्तन किया जाए, त्रिज्या में परिवर्तन किया तब ये वाली स्थिति बनी। जबकि जब त्रिज्या में परिवर्तन किया तब h क्या हो गया, अचर हो गया और ये स्वतंत्र चर हो गया। जब इसकी ऊंचाई में परिवर्तन किया तो ये स्वतंत्र चर हो गया और ये क्या हो गया, अचर हो गया। ठीक है ना, तो इन बातों को आप नोट कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि सर डिफरेंशिएशन में इसका क्या रोल है, जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम उसमें इसका क्या रोल है, तो इसी का सबसे बड़ा रोल है अवकलन। अगर देखा जाए अवकलन, तो अवकलन होता क्या है, अवकलन एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को ही अवकलन बोला जाता है। अब वो राशियां कौन सी, परतंत्र जो चर है, परतंत्र चर है, उस राशि में स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होती है वो भी कौन सी, तात्क्षणिक, मतलब यानी तत्काल वाली, उस दर को ही अवकलन कहा जाता। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में तात्क्षणिक मतलब तत्काल, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर जो परिवर्तन की दर है को अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं। एक्चुअल क्या है, देखिए आपको क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। परिभाषा ऐसा नहीं कि बुक में से लिख दी हैं और उसकी लैंग्वेज में लिख दी, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि मान लिया जाए कि मेरे पास में एक चर है, कौन है, y है। y का मान है 3x + 1, ऐसा समझिए आप। अगर मान लिया जाए मैं x का मान 0 रख देता हूं तो y का मान कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि 1। जहां x है वहां पर 0 रख दिया तो y का मान कितना आएगा, तो 1 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। x = अगर 1 रख दिया जाए तो 3 × 1 3 और धन 1 4, मतलब y = कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा, x का मान अगर मैं परिवर्तित कर दूं, 2 कर दूं, तो 3 दूनी 6 और 1 7, y का मान कितना आ गया, 7। अरे मैं परिवर्तन किसको कर रहा हूं, इसी प्रकार से परिवर्तन करते जा रहा हूं। परिवर्तन कर रहा हूं मैं x को और परिवर्तित हो रहा y, तो y तो बेचारा निर्भर करेगा x के मान पर। तो x क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया। ये क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया। और y जो हो गया वो क्या हो गया, परतंत्र चर हो गया। अरे नाम से क्लियर है ना, नाम से क्लियर है ना। जिसके मान में परिवर्तन हो रहा वो स्वतंत्र, जिसका मान उसके कारण परिवर्तित हो रहा हो परतंत्र। ठीक है ना। मान लिया जाए कि मैं ऐसा खड़ा हूं और किसी ने मेरे को पीछे से धक्का दिया, धीरे धीरे धक्का देते जा रहा, तो मैं क्या आगे बढ़ते जा रहा हूं। अब मैं तो खुद नहीं बढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन पीछे से मेरे को कोई धक्का दे रहा, तो वो स्वतंत्र हुआ, जितना धक्का देगा मैं उतना आगे बढ़ूंगा। तो मैं क्या हो गया, परतंत्र हो गया। उसके ऊपर निर्भर करूंगा कि मेरे को कितना धक्का दे रहा, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूं। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर बनता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जो परतंत्र चर है ना उसमें x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, मतलब dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y। देखिए d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा है, x के सापेक्ष, इसलिए dx। किसका अवकलन कर रहा है, y का, इसलिए dy। तो dy/dx
अब जीवन भर याद रखना कि जब भी हमने dy बाय dx ज्ञात किया, इसका मतलब क्या किया, y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है वो भी कौन सी, ताक्षणिक, उस परिवर्तन की दर को ज्ञात किया। ठीक है, अब सुनिए, जो जिसका अवकलन होता है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है, वो हमेशा परतंत्र चर होता है। ये बात याद रखना, परतंत्र चर होता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। आई बात समझ में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जिसके सापेक्ष होगा वो हमेशा स्वतंत्र चर होगा, स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बस अब यही से हो जाता है स्टार्ट डिफरेंशिएशन, यही से स्टार्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अब ये नोट कर लो आप, इसके बाद में ये लिखना, उसके बाद में ये बात लिखना, और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर कौन हुआ, तो जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं वो स्वतंत्र चर, जिसका अवकलन कर रहा है वो परतंत्र चर। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। मुझे एक बात बताइए कि अब हम पढ़ क्या रहे, अवकलन की विधियां। तो भैया अवकलन क्या होता है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और जितने भी फार्मूले हमने प्रथम सिद्धांत से वो सारे फार्मूले प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जब यहाँ से हम विधियां पढ़ना चालू कर रहे हैं तो हम हर फार्मूले पर डिटेल से विस्तार पूर्वक क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, विस्तार पूर्वक हम डिस्कशन करेंगे कि भैया ये अवकलन किया कैसे जाता। तो देखिए हमारे पास अवकलन का पहला फार्मूला है डी बाय डी एक्स, और कोई अचर राशि है जिसका अवकलन करना है तो ये 0 हो जाता है। अब आप बोलोगे कि अचर राशि क्या है भाई। मान लिया जाए कि मुझे अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब यहां पर x को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो उसका डायरेक्ट अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर कुछ भी आ जाए, मतलब जैसे मान लिया जाए a⁻b आ गया, यहां पर कहीं पर x लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो क्या ये x का फलन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सीधा काम है कि इसको 0 कर दो ना भाई। डी बाय डी एक्स, अगर मान लिया जाए ये पाई है, पाई तो अचर है, तो इसका क्या हो जाएगा अवकलन 0। डी बाय डी एक्स e⁻7। अच्छा यहाँ पर कहीं पर ये है क्या, मतलब x है क्या, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे तो यहाँ x है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0। मान लिया जाए डी बाय डी एक्स और log 375 और बेस भी इसका e है मान लिया जाए। अरे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर x वाली टर्म है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0। समझ में आई बात। मतलब ये अब दिमाग में भर लो कि भैया x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी x नहीं है तो इसका अवकलन क्या होगा 0। बस अब सुनिए, फार्मूला एक ही है, लेकिन बच्चे यहाँ पर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे सर अचर बोला था और यहाँ पर तो log 375 लिखा हुआ है, अब इसका अवकलन क्या होगा। अरे भैया अचर का 0 होता तो ये सब 0 हो जाएगी ना। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, चलो और एक एग्जांपल, डी बाय डी एक्स और 7 की घात 11 धन डी बाय डी एक्स, ये लिख देता हूँ मैं log 3025। अरे ये सब 0 हो जाएगा भैया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही नहीं। तो बस ऐसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। अब देखना दूसरा, डी बाय डी एक्स x⁻n। अच्छा x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और यहाँ x है क्या, हाँ है, और x की भी कुछ घात है, तो जो पावर होती है ना x की वो सामने चली जाती है, n x⁻n-1। ये क्या बात हो गई। हाँ, जैसे मान लिया जाए कि d बाय डी एक्स है और x⁻7 है, तो क्या हो जाएगा 7 चला जाएगा सामने और x की पावर 7 - 1 हो जाएगी,
यानी कि 7x की पावर 6 हो जाएगी। अब हमें ये पता चल गया कि अगर x की कुछ भी घात रहे वो सामने चली जाएगी, उसकी घात 1 कम हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। अब देखिए d/dx x की घात 1/2 या 1/2 नहीं लिख रहा हूं मैं, x की घात 3/5 क्या हो जाएगा? अरे भाई x की घात कितनी है? 3/5, तो जो पावर है वो सामने चली जाएगी और x की पावर क्या हो जाएगी? 3/5 - 1। अब आप ये मत समझना कि घात में सर दशमलव में है, भिन्न में है, ऋणात्मक है, धनात्मक, कुछ भी हो, कुछ भी क्या हो जाएगा? वो सामने चला जाएगा और उसमें से 1 कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3/5 और x की पावर, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो -2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर मान लिया जाए d/dx और पाई की घात, अच्छा पाई की नहीं, x की घात अगर पाई है, हमें क्या लेना देना भाई? x की घात कुछ भी हो वो सामने चला जाएगा और x की घात पाई -1 हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब ये आंसर है इसके, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये आंसर है, बस इतनी सी बात है। अब अगर मान लिया जाए d/dx e की पावर x है, जिसके सापेक्ष अवकलन करना है वो घात में बैठा हुआ है, किसकी? e की घात में। e मतलब अचर राशि है भाई, ठीक है ना? हमने फंक्शन में पढ़ा था e मतलब एक अचर राशि है, उसका एक निश्चित मान होता है, अपरिमेय संख्या जरूर होती है वो, लेकिन अचर राशि है, ठीक है? e का मान क्या होता है? अपरिमेय संख्या है e, और वो अचर राशि है। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि d/dx है, इसका क्या हो जाता है? e⁻x ही रहता है, जैसा का वैसा ही रहेगा, तो इसमें कुछ अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे e की पावर x रहेगा तो जैसे के वैसे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। चलिए ठीक है। अगर मान लिया जाए कि d/dx और a की पावर x रहेगा तो क्या हो जाएगा? a की पावर x, a⁻x का a⁻x ही रहेगा और log a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log a, और बेस क्या रहेगा? e रहेगा। भैया ये फार्मूले है और ऐसा दिखेगा तो ऐसा लिखना है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, a⁻x और ln a, क्या? ln a, log a। अगर आप ऐसा लिखते तो आपको बेस में लिखने की जरूरत नहीं होती। कुल मिला के log a, बेस में अगर ये है ना तो इसको आप ln a ही लिख सकते हैं। दोनों की मीनिंग क्या होती है? एक ही होती है, ठीक है ना? चलिए अब फिफ्थ d/dx। अच्छा पहले इस बात को समझ लो भैया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पर गड़बड़ करके आते हैं बच्चे, और प्रैक्टिस करना है। मैं जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, अलग से इसको नोट करते हुए चलना। अच्छा ऐसा भी रहेगा तो वैसा भी रहेगा, तो जैसे मान लिया जाए 5 की घात x है, क्या हो रहा? आधार में क्या है? आधार में क्या है? 5 है, और घात में कौन है? x है, तो ये क्या हो जाएगा? 5⁻x ही रहेगा, लेकिन यहां पर आ जाएगा log 5, और बेस कौन रहेगा? बेस कौन रहेगा? तो e रहेगा। या इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 5⁻x ln 5। तो मेरे ख्याल से ये लिखना ज्यादा अच्छा है ना, ln लिख दिया तो बेस लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ठीक है। d/dx अब बता दो जरा, सभी लोग बता सकते हैं 7⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कुछ नहीं है, 7⁻7 का 7⁻7 हो जाएगा log 7, और बेस में कौन रहेगा? e रहेगा। या तो इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ln 7। तो दोनों तरीके हैं लिखने के, आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं, अच्छा अगला फार्मूला, अगर log x है
और बेस में कौन है, ई है। इसका अवकलन क्या होगा, तो 1/x से हो जाता है। इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, d/dx ln x इज इक्वल टू क्या होता है 1/x, क्योंकि अभी अभी तो मैंने बताया, मैंने कि भाई जब log के बेस में e होता है तो उसको ln x से लिखते हैं। तो इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग तो एक ही है। और यदि मान लिया जाए हमारे पास ऐसा है, कैसा, d/dx log x बेस a, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x और log या ln x लिख देता हूं मैं, चलो पूरा दोनों तरीके से लिखता हूं मैं, log x बेस e, log a बेस e, ऐसा हो जाएगा। या तो इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x ln x। अब आपको यहां पर एक बड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्या कंफ्यूजन होगा, सर आपने अभी अभी हमें बताया कि d/dx और log x जो होता है यहां पर e है, तो इसका अवकलन क्या होता है 1/x होता है। और आपने अभी अभी बताया कि d/dx log x और यहां पर a है, तो इसका अवकलन क्या होता है, तो 1/x और log a हो जाता है, और बेस क्या रहता है, e रहता है। तो मैं यही वाला फार्मूला यहां लगाऊं तो लगा दो, चलो लगाते हैं हम। भाई हमने क्या बोला कि जो भी log के साथ में रहेगा वो नीचे पटकाएगा, अरे यहां पर जो भी रहेगा वो नीचे जाएगा, और जो e यहां पर जो रहेगा वो यहां पर आएगा। तो हम लिख देते हैं ना log e, और आधार में कौन है, e है। देखिए ना, अरे एक ही जगह मैंने ये लिखा, तो यहाँ e है तो e की जगह e लिखा, और आधार में तो e लिखना ही है आपको, तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया e। और एक्चुअल क्या होता है कि आधार और ये दोनों अगर एक जैसे है तो इसका मान होता है 1 log a, और ये आधार, यहाँ दोनों जगह जब भी एक आ जाएगा तो क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो जब ये 1 हो गया तो इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो यही कारण है कि इसको आप ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब बता रहा जरा मेरे को आंसर फटाफट, ये नोट कर लेना, जो मैंने बातें बताई बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। टाइम लगेगा, देखना, हड़बड़ाना नहीं है, बढ़िया आराम से पढ़ो, निश्चिंत पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो खूब, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्मूथ जाएगा आपका। ऐसा लगेगा जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इजी होते जाएगा चैप्टर। और मैं जो पढ़ाते जा रहा हूँ इसके नोट्स बनाते जाना, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप शुरू से और प्रॉपर तरीके से एक तरह से पढ़ते हुए जाएंगे तो। चलिए ठीक है, अब मुझे डिफ्रेंशिएशन बताना, d/dx log x है और यहाँ e है। अब बताओ डिफ्रेंशिएशन, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा अभी डायरेक्ट फार्मूला बताया, हाँ ठीक है, ये तो बात सही है। d/dx ln x, इसका क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये और ये तो एक ही चीज़ लिखी है, लिखने का तरीका अलग है, बस उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो 1/x से ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर d/dx log x और यहाँ पर बेस में ये है तो आप बोलोगे कि ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये x है log की गोद में, अरे log के साथ में कौन है, x है, तो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर e नहीं है, अब क्या है, ये है, तो मैं तो ऐसा लिख दूंगा log a और e, या तो मेरी मर्जी हुई तो मैं तो ऐसा लिख दूंगा x ln a, दोनों का मतलब एक ही है। लिखते हुए चलना आप, ये सब ये एग्जाम्पल है सारे, है ना, ये क्या उदाहरण है। अगर ऐसा हुआ तो ये, ऐसा हुआ तो ये, ऐसा हुआ तो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये वाले फार्मूले जब सब उल्टे सीधे लगाते बच्चे, कारण क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहते तो उल्टे सीधे तो लगेंगे भाई, हम तो बच्चे हैं, गलतियां तो होगी। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए चलो। अब देखना,
मुझे इसका बताओ डी बाई डी एक्स लॉग एक्स और आधार में 7 है। ये पहला उदाहरण है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है भाई, 1/x हो जाएगा और ln 7 ऐसा लिख देंगे हम। हाँ, जो आधार है वो यहाँ आ जाएगा, या log 7 और बेस ई लिख सकते हैं आप। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स और बेस में 11 है, तो उससे क्या दिक्कत है भाई? ये और ये एक ही तो चीज़ है, 1/x और ln 11, बस हो गया काम। ये उदाहरण लिख लो, ये दोनों एक ही उदाहरण है ना। केवल 7 की जगह 11 आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो नोट करते, वीडियो रोक के नोट करते हुए चलो, वीडियो रोकते जाओ, नोट करते जाओ, और फिर जब एक्सरसाइज आएगी तो प्रैक्टिस करते रहना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लिया जाए कि डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है हमें 7th और साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? कास एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स और कास एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। डायरेक्ट कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। 9th डी बाई डी एक्स और 10x, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स और कॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और 11th और डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स 10x। आपके मन में कहीं ऐसा विचार तो नहीं आ रहा कि सर ये कैसे हो रहा, इसका प्रूफ कहाँ है, प्रमाण कहाँ है? तो ये हम सारी चीज़ें फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर चुके हैं, प्रथम सिद्धांत से सिद्ध कर चुके हैं। ये फार्मूले सिद्ध कर चुके हैं, प्रथम सिद्धांत से होते हैं ये, ठीक है ना। तो अभी तो याद रखने वाला काम है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसमें एक बात याद रख सकते हैं आप कि भैया मेरे जहाँ जहाँ नेगेटिव है, जहाँ जहाँ सी है, सी से शुरू होने वाले साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, ये वाला भी सी से शुरू होता है, कॉट भी सी से शुरू होता है, कास भी सी से शुरू होता है और कोसेक भी सी से शुरू होता है। सी से शुरू होने वाले सारे नेगेटिव रहते हैं। देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। बाकी याद रखना है साइन का कास, कास का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। इतने तो ये बेसिक फार्मूले है। क्या है? बेसिक फार्मूले है ये, आपको मालूम होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे अवकलन करना है रूट एक्स का, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? रूट एक्स का अवकलन करना है तो कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे तो ढूंढना चालू करोगे आप, इनमें से कौन सा फार्मूला लग रहा। तो आप देखोगे कि भैया डी बाई डी एक्स और एक्स की घात रूट का मतलब होता है, ये रूट का मतलब होता है घात 1/2 पावर रेस टू दी पावर 1/2। अब आप फार्मूला ढूंढोगे कि एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगेगा भाई इसमें, तो क्या हो जाता है इसमें जो पावर है वो सामने चली जाती है, 1/2 कहा जाएगा सामने, और एक्स की पावर क्या हो जाती है 1/2 में से 1 को कम कर देंगे, 1 को कम कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए क्या होगा 1/2 और एक्स की पावर आधे में से 1 घटाया तो ऋण 1/2। और आपको मालूम है कि दुनिया में जब भी किसी की घात ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, तो धनात्मक लिख देते हैं। और इसी को तो बोला जा सकता कि 1/2 रूट एक्स। आप ऐसा याद भी रख सकते हैं फार्मूले के रूप में कि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। बस तो इन फार्मूलों को जरा
अच्छे से लिस्ट बनाकर प्रॉपर, और फार्मूले की और भी लिस्ट है, और जैसी जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसी वैसी हम लिस्ट यूज़ कर लेंगे। क्लियर? मतलब अपनी लिस्ट बढ़ती जाएगी। अभी 12 तक पहुँचे। चलिए अब क्या होगा, ये जो फार्मूले है, ये फार्मूलों को कर देता हूँ मैं एक कोने में, ठीक है ना। अब मेन मुद्दे की बात हम यहाँ पर करना चालू करते हैं। तो फिर क्या अभी तक मुद्दे वाली बात नहीं हो रही थी, काम की बात नहीं हो रही थी क्या? पूरी काम की बातें चल रही भैया, ठीक है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए आपके पास ऐसा कुछ है कि 3e⁻x -7 log x बेस e है, और माइनस या प्लस x⁻³ + 11, ऐसा कुछ है। इसका हमें करना है अवकलन। कुल मिला के हो क्या रहा है यहाँ पर, ये भी x का फलन है, हाँ, ये भी x का फलन है, हाँ है, ये भी x का फलन है, हाँ है, यहाँ पर भी x की पावर 0 है। बोल सकते कि x का फलन है, x की पावर 0 है, अचर राशि है, वैसे अचर राशि है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। मतलब इसका भी अवकलन करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है। ये क्या है, x का फलन है, f(x), ये भी x का फलन है, g(x) लिख देता हूँ मैं इसको, और ये भी x का फलन है, चलो इसको हटा ही देता हूँ मैं, h(x). बाकी करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे हम, अभी ऐसा कुछ समझते हैं हम। तीन ही फलन की बात कर रहे हैं। इसके साथ में भी अचर है, कोई एक अचर है, इसके साथ में भी साथ है ना, ये अचर है, b हो सकता है, अचर की जगह मैं b लिख देता हूँ। इसके साथ में भी हो सकता है, चलो यहाँ 2 लिखा था तो c है, और इनके बीच में प्लस या माइनस है। अगर ऐसी स्थिति आती है और फिर अवकलन करना है तो कैसे करेंगे? तो देखना, बातों को समझना है ना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो भैया तीनों जगह क्या है, फलन है, अलग अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है, अलग पद है। तो ऐसी स्थिति में अवकलन क्या करेंगे भाई? इसका अलग फार्मूला मालूम है आपको, इसका भी मालूम है, इसका भी मालूम है, लेकिन तीनों को साथ में कैसा करेंगे? तो देखना, a f(x) + b g(x) + c h(x). हमारे पास में कुछ अलग अलग फलन है और उसके साथ में अचर राशियां भी है। एग्जाम्पल बता भी दिया मैंने, ऐसा कुछ हो सकता है, और इसका अवकलन करना है, ये पूरे का अवकलन करना है, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कैसा करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा काम है, इस अवकलन का अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, वितरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, d/dx, और जो अचर है ना उसको बाहर लिखते हुए चलेंगे, f(x). ये अचर राशि है तो इसको बाहर लिखेंगे d/dx g(x) प्लस अचर राशि को बाहर लिखेंगे d/dx और h(x). अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि अचर राशि तो 0 हो जाती है, अचर राशि का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना। अगर मान लिया जाए मेरे पास एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है और उसका अवकलन करना है मुझे। 5x⁻³ -log x बेस e प्लस ये 3 लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस 11 sin x, ऐसा कोई फलन है। अब इसका क्या करना है, मुझे अवकलन करना है। कैसे करेंगे? तो इसका क्या होगा, वितरण हो जाएगा। वितरण कैसा होगा, 5d/dx x⁻³ -3d/dx log x बेस e प्लस 11d/dx sin x। अब आप बोलोगे कि सर ये अचर को बाहर क्यों निकाल दिया, तो उसका मैं अभी आंसर दूंगा, ठीक है ना। ये अचर को बाहर क्यों निकाल दिया, ये 0 क्यों नहीं हुआ, उसका मैं आंसर दूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अचर राशि रहेगी तो 0 हो जाएगा। याद रखना कि जो d/dx लिखा है ना
इसके इधर जो लिखा रहेगा उसका अवकलन करना है आपको, जो इधर लिखा है उसका नहीं करते। जो अवकलन है उसके बाद वाले का अवकलन किया जाता है, पहले वाले का नहीं, बाद वाले का। ये जैसे कि वैसे रहता है, ठीक है। अब देखिए ये 5 तो जैसे कि वैसे रहेगा, इनटू x की पावर 3 का फार्मूला देखो तो x की पावर n वाला फार्मूला, अरे ढूंढो ना, x की पावर n तो क्या हो जाता, पावर सामने चली जाती है, उसकी पावर में से एक कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, 3 जो घात है वो सामने जाएगी और x की घात क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। आई ना बात समझ में? क्या बोलता है फार्मूला, जो घात रहेगी वो सामने चली जाएगी और उसकी जो पावर है, x की पावर है, वो एक कम हो जाएगी। चलो ठीक है, -3 और log x का क्या होता है, जब बेस e हो तो 3 और इसका होता है 1/x, ऐसा हो गया, प्लस 11 और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो डायरेक्ट होता है इसका भाई cos x, और ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, अवकलन। ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल सा काम है। अब ये 0 क्यों नहीं हुआ, ये बात समझना आप। जैसे मान लिया जाए, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लेना आप, है ना, इसको हटा रहा हूँ। अगर मान लिया जाए मेरे पास में ऐसा है d/dx x² + 5, तो क्या हो जाएगा d/dx और x² + d/dx और ये क्या हो जाएगा 5। यहां पर क्या है, x² है तो 2x हो जाएगा, प्लस 5, ये पूरा पूरा अचर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अचर मतलब जो c लिखा है ना वो अचर है, कांस्टेंट है, और वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अच्छा, अगर मान लिया जाए ऐसा है तो d/dx 7x³, यहां पर क्या अलग अलग पद थे ना, किसी पद में केवल अचर है वो वाला 0 होगा, केवल अचर, और किसी पद में अगर चर के साथ में अचर है वो 0 नहीं होगा। चलो यहां पर लिख देता हूं +11, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा d/dx, हाँ, इसका वितरण करेंगे तो ये जो इस पद का जो अचर राशि है ना, इस पद की, क्योंकि इसमें x भी तो है, तो वो 7 0 नहीं होगा, ये जो अचर राशि है वो 0 नहीं होगी, 7 बाहर निकल जाएगा और x³ प्लस d/dx और क्या हो जाएगा 11, और 7 इंटू ये 3 सामने चला जाएगा तो 3x² प्लस 11, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21x²। बस ऐसा हमें इसको यूज करना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि अचर के साथ, अरे ये अचर राशि थोड़ी है, ये है क्या, ये तो सिंगल पद है ना, तो ये सिंगल पद मतलब x के सपोर्ट में है ना 7, तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये पहला रूल हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। कौन सा, वितरण नियम, इसको क्या बोला जाता है, वितरण नियम, वितरण नियम। चलो ये इधर लिख रहा हूं मैं, वितरण नियम। अच्छा, अब दूसरा नियम, सेकेंड लॉ, गुणन, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल जिसको बोला जाता है। अगर मान लिया जाए मेरे पास में d/dx है और दो फलन है, एक तो f(x) है और गुने में g(x) है। अरे एक ही तो पद हुआ, ये पद कब अलग अलग होते हैं, जब बीच में प्लस या माइनस होते हैं, तो ये 3 पद है, ये तो एक ही पद है ना, बीच में प्लस माइनस तो है ही नहीं। तो अब क्या होगा, जैसे मान लिया, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, d/dx और e⁻x इंटू साइन x ऐसा है, और इसका अवकलन करना है। तो आप सोच रहे होगे कि सर जैसा वितरण किया था वैसा यहां पर कर दो ना, क्या दिक्कत है, d/dx e⁻x इंटू d/dx साइन x, तो ऐसा नहीं होता है, गलत है ये क्या है, पूरी तरीके से गलत है। जब भी गुणन में रहे दो फलन, पहला फलन ये दूसरा फलन, ये क्या है, पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। इस नियम को और थोड़ा सा आसान बना देता हूं मैं, d/dx, आपके पास में क्या है, एक पहला फलन है ये वाला, और फिर ये क्या है, दूसरा फलन है, ये क्या है, दूसरा फलन है, दूसरा फलन।
तो बड़ा सिंपल सा काम, बहुत सिंपल। क्या करो, कितने फलन है? 2, तो इसको 2 बार लिख दो। एक बार लिख दिया और एक बार लिख दो, ये लिख दिया 2 बार, ठीक है, 2 बार लिख दो। ऐसा करेंगे तो गलत था। बीच में लगा दो प्लस, बीच में लगा दो प्लस। एक बार क्या करो, इसका अवकलन कर दो, किसी का भी एक का, पहले इसका अवकलन कर दो और एक बार इसका अवकलन कर दो, dy/dx, बस। बाकी दूसरे को जैसे के वैसे ही रखो। नहीं आया समझ में? इसको देखना है, पहला फलन जैसे के वैसे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन में कोई परिवर्तन नहीं और पहले का अवकलन। किसका किया था अभी? जी। तो अब f(x) का करेंगे। समझ में आ गया? अब आ गया समझ में? ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट फंक्शन जैसे कि वैसे, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन और सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, dy/dx फर्स्ट फंक्शन। नहीं आया समझ में? तो एग्जाम्पल से समझेंगे हम। बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल। sin x और इंटू e⁻x, ऐसा है। क्या करो, ये पहला फलन है और ये क्या है? दूसरा फलन है। शुरुआत कहीं से भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस है ना। पहले का करे कि दूसरे का करे, तो किसी को भी करो। अरे इसको आप पहले लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि बीच में तो प्लस है ना। अरे 3 धन 5 8 होता है और 5 धन 3 भी 8 ही होता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा? e⁻x। साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है, प्लस साइन x और e⁻x जैसे कि वैसे। देखना फिर से और एक बार, ये जैसे कि वैसे, इसका अवकलन करेंगे तो आपको मालूम है फार्मूला cos x होता है, और साइन x जैसे कि वैसे, और e⁻x का e⁻x ही रहेगा, बस। तो ये गुणन नियम लिख लो आप। गुणन नियम लिखने के बाद मैं इसको हटा देता हूं, और एक है विभाजन नियम या भाग नियम। भाग, कोशेंट रूल बोला जाता है इसको। इंग्लिश में भी लिखते चलो क्या? कोशेंट, कोशेंट लॉ। और इसको क्या बोला जाता है? गुणन प्रोडक्ट रूल। और इसको क्या बोला जाता है? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना? लॉ बोल दो या रूल बोल दो, बात एक ही है। हाँ ठीक है। यहाँ पर भी जब सब जगह लॉ लिखा है तो यहाँ पर भी लॉ लिख देता हूँ, ऐसा। अब सुनिए, अगर मान लिया जाए ऐसा है कि यहाँ पर एक फलन है और नीचे दूसरा फलन है, ऐसा हो सकता है dy/dx sin x और डिवाइडेड बाय x की घात 3, ऐसा। दो फलन है, एक sin x है और एक क्या है? x की घात 3 है, लेकिन विभाजन में है ये। तो विभाजन में डायरेक्ट नहीं किया जाता, उसके लिए फार्मूला लगेगा, ये वाला नियम लगेगा। जब भी ऐसा रहेगा तो ये वाला नियम लगेगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड फंक्शन, अरे ये क्या है? ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। अंश वाले को फर्स्ट बोला जाता है, हर वाले को सेकेंड बोला जाता है। तो सेकेंड फंक्शन कौन है? g(x) और फर्स्ट का अवकलन, फिर माइनस लगाया जाता है, फिर पहला फलन और दूसरे का अवकलन, और डिवाइडेड बाय सेकेंड, मतलब g(x) का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? और फिर से देखिए, हमें अवकलन करना है dy/dx। पहला फलन ऊपर है और दूसरा फलन नीचे है,
तो क्या करोगे, सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। बस आ गई बात समझ में। अब आप सोचोगे कि सर मैं तो इसको पहले लिखूंगा इसको बाद लिखूंगा, यहाँ नहीं चलेगा। इधर चलेगा, यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है। आपको सेकंड से ही स्टार्ट करना है, हर से ही स्टार्ट करना है। हर गुणित अंश का अवकलन ऋण अंश गुणित हर का अवकलन डिवाइडेड बाय हर का वर्ग, ऐसा। अब मैं इसका अवकलन करने की कोशिश करता हूँ। भाई फार्मूला तो अब मुझे पता चल गया, अब मैं इसका अवकलन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाय सेकेंड का क्यूब, सेकेंड का स्क्वायर। हर गुणित अंश का अवकलन ऋण अंश गुणित हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताओ, x की पावर 3 और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x की पावर 6। बस ये हो गया कंप्लीट। कितना इजी काम है, बिल्कुल इजी है भाई, दुनिया का सबसे आसान काम। ठीक है, बस याद रखना कि हर से शुरू करना, हर अंश का अवकलन ऋण अंश हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। और ये वाला साइन एक्स का अवकलन क्या है तो आपको सूत्र मालूम है, साइन एक्स का cos x होता है। ये एक्स की घात 3 का क्या होगा, तो जो घात है वो सामने जाएगी और उसकी घात 1 कम हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। ये उदाहरण आप लिख लो, इस रूल के साथ में ये उदाहरण लिख लो। अब याद रखना, ये जो गुणन नियम बताया ना, इस गुणन नियम को जरा ध्यान से समझना। गुणन नियम, ठीक है, और गुणन नियम है तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यूज़ तो सारे ही हो गए है ना, जितने भी है सारे रूल यूज़ हो गए अच्छे से, सारे अच्छे से यूज़ हो गए सारे। गुणन नियम अगर मान लिया जाए कल हो के हमारे पास ऐसा आ जाता डी बाई डी एक्स और आपके पास में फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है और वो कैसे है, गुणे में। अब इसका अवकलन, ये कैसे है, गुणे में, और इसका क्या करना है, अवकलन करना है। कितने फलन है, 4, तो इसको 4 बार लिख दो, 1 2 3 4 बार लिख दो। आपको लग रहा होगा क्या बता रहा हूं मैं, एक बार क्या करो, इसका अवकलन कर दो, किसी भी एक का। एक तरफ से शुरुआत करो, आखिरी से करो या तो शुरू से करो। मैंने आखिरी से शुरुआत की। पहला फलन जैसे के वैसे, दूसरा फलन जैसे के वैसे, तीसरा फलन जैसे के वैसे, चौथे फलन का अवकलन प्लस, अभी चौथे का किया, आप तीसरे का कर दो, डी बाई डी एक्स। केवल देखना, पहला फलन जैसे के वैसे, दूसरा फलन जैसे के वैसे, तीसरा फलन जैसे के वैसे, और तीसरे का अवकलन कर दिया। चौथा जैसे के वैसे, तीसरे का अवकलन कर दिया। अब दूसरे का कर देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर प्लस आएगा। मतलब ये पूरी एक ही स्टेप चल रही है। अब किसका करेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, बाकी सब जैसे के वैसे, प्लस अब पहले का अवकलन करेंगे, बाकी सब जैसे के वैसे। आप शुरुआत इधर से, अरे सबके बीच में तो प्लस लगा है ना, आप यहाँ से शुरुआत करो। पहले का अवकलन, दूसरा फलन, तीसरा फलन, चौथा फलन, दूसरे का अवकलन, पहला फलन, दूसरा फलन, चौथा फलन, तीसरा फलन, चौथा फलन, फिर तीसरे का अवकलन, पहला फलन, दूसरा फलन, चौथा फलन, फिर चौथे का अवकलन, पहला फलन, दूसरा फलन और चौथे का अवकलन। बस ऐसा काम करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा है? ये तो बड़ा ऐसा क्वेश्चन हो गया भाई। मतलब जैसा मैंने 4 के लिए बताया ऐसा 3 के लिए भी कर सकते हैं, ऐसे 5 के लिए भी कर सकते हैं, सभी के लिए कर सकते हैं। अब देखना, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एक्स और साइन एक्स, इसका अवकलन करना है आपको।
कितने फलन है? ये पहला है, ये दूसरा है, और ये क्या है? तीसरा फलन है। सारे x के फलन है? हाँ है, x के फलन है तीनों, है ना? हाँ ठीक है, नोट्स बनाते चलना, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। हाँ क्या करो, ये पूरे को 3 बार लिख दो। एक बार थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूँ, मतलब गुने में ही है लेकिन दूर दूर लिख रहा हूँ मैं, है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। इसको क्या करो, 3 बार लिख दो। कितने फलन है? 3 है, तो 3 बार लिख दो, 1 2 और ये 3, और बीच में लगा दो प्लस। पहले मैं क्या करता हूं, इसका अवकलन करता हूं। किसका? तीसरे का। फिर दूसरे का करता हूं मैं डी बाय डी एक्स, और फिर पहले का कर देता हूं डी बाय डी एक्स, और ये बाकी सब जैसे के वैसे। अब आपको सबको फार्मूला मालूम है, एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है? कास एक्स, प्लस इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर, और ई रेस टू दी पावर एक्स का ई रेस टू दी पावर एक्स ही होता है फार्मूला, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, प्लस साइन एक्स इंटू, अरे ये तो लिख दिया ना, अच्छा ये इंटू साइन एक्स है ना, साइन एक्स, प्लस इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 2x, और बाकी सब जैसे के वैसे। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, बाकी सब जैसे के वैसे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, और ये आंसर आ जाएगा। आप इसमें से x ई रेस टू दी पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, और जो भी बचेगा वो आपका आंसर रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो मेरे ख्याल से मज़ा भी आया होगा। अब अगली क्लास में देखिए, हमने अवकलनीयता, सुनिए ध्यान से, अवकलनीयता अभी हम नहीं पढ़ रहे, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। अवकलनीयता क्या होती है इसके बारे में अभी माथापच्ची नहीं है, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं या एप्लीकेशन से देख सकते हैं। ठीक है, ये अवकलनीयता क्या है ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। ठीक है, इस पर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। संयुक्त फलनों के अवकलन, संयुक्त फलन गुने में आ जाए, भाग में आ जाए, और फंक्शन के अंदर फंक्शन रहे, है ना, तो ये सारी बातें अभी हम समझेंगे कि संयुक्त फलन होते कैसे हैं। और श्रृंखला नियम जो कि पूरे कलन की जान है, पूरे कैलकुलस की जान है, श्रृंखला नियम, इस नियम को आपको ध्यान से समझना है। लेकिन इस रूल को करने से पहले आपको जितने भी अभी तक फार्मूले किए ना, वो सारे के सारे फार्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि अगली क्लास से पहले पूरे पूरे फार्मूले, और जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपसे एक कमिटमेंट करा रहा हूँ कि भाई जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई भी फार्मूले की लिस्ट लेके सामने मत बैठना, फार्मूलों को पहले क्लियर कर लेना। जब क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो लिस्ट का उपयोग नहीं करना है, तभी आपको फार्मूला परमानेंट याद होगा। ठीक है, तो ये आपसे कमिटमेंट करा रहा हूँ मैं, और आप पूरे फार्मूले तैयार रखना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे श्रृंखला नियम, और श्रृंखला नियम बहुत ज़बरदस्त है, कैलकुलस की जान है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो कैलकुलस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला नियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।